इतिहास में फ्लाइट एक्सीडेंट कई बार हुए हैं। कई बार हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, 2-4 दिनों तक खोजबीन चलती है, फिर धीरे धीरे मानसिक पटल से ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज जो हम प्लेन एक्सीडेंट की बात करने वाले हैं, ये इतिहास का सबसे ज़्यादा खतरनाक था। आज इस एक्सीडेंट के हुए लगभग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इस पे डॉक्यूमेंट्री बनती है, मूवीज बनाई जाती है और उनके इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं और बुक्स वगैरह भी आज भी लिखी जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए फोम, सीट के लेदर, बेल्ट, जूते और जब सब कुछ खाने को खत्म हो गया तो अपने ही दोस्तों के मांस का भी सेवन किया। आज मैं बात करूंगा फ्लाइट 571 के बारे में और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कहानी के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाओगे, चाहे भले ही आपने इस कहानी को पहले कितनी बार सुन रखी हो। तो आइए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। हम उस टूटे हुए प्लेन के अंदर थे, मरे हुए लोगों के बीच, घायल लोगों के बीच। चीख रहे थे, करा रहे थे। कोई मर गया था तो कोई मरने की दुआ मांग रहा था। हमने जूता खाने की कोशिश की, हमने सिगरेट खाने की भी कोशिश की। इसलिए हमने अपने दोस्त के शव को खाने का फैसला किया। 12 अक्टूबर 1972 कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान FH-227D उड़ान भरती है। उसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के प्लेयर्स थे जिन्हें मैच खेलने सैंटियागो, जो कि चिली में है, वहां जाना था। उसके अंदर कुल मिलाकर 45 लोग थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर थे और 40 प्लेयर्स उनके दोस्त और उनके सगे संबंधी थे और फ्लाइट के पायलट थे 10 उनको फ्लाइट चलाने का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने कुल मिलाकर 5000 घंटे की फ्लाइट की उड़ान भरी थी। एक्चुअली जैसे हम लोग काम करते हैं तो वो ईयर्स में, एक्सपीरियंस जो होता है वो ईयर्स में हम लोग नापते हैं, बट जब फ्लाइट जो पायलट होते हैं उनको एक्सपीरियंस का नापने का तरीका घंटा होता है कि वो कितने घंटे की उड़ान भरी थी और लगभग 5000 घंटे अपने आप में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा उन्होंने उसी रास्ते से, जिस रास्ते से उन्हें ट्रेवल करना था, उस रास्ते से कुल मिलाकर 29 टाइम्स उसने उड़ान भरी थी। विमान उड़ान भरती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें मेंडोजा, जो कि अर्जेंटीना में है, वहां पे रुकना पड़ता है। अब क्योंकि मौसम सही नहीं हो रही थी, इसलिए उड़ान को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। 13 अक्टूबर 1972 2:18 पे फिर से फ्लाइट उड़ान भरती है। मौसम अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो चारों तरफ बादल लगे थे, सब कुछ सही सही दिख नहीं रहा था और लगभग 1 घंटे 4 मिनट के उड़ान भरने के बाद वो क्यूरिको को बताती है कि 1 मिनट के बाद वो क्यूरिको पहुंचने वाले हैं। इस बात से आप कंफ्यूज मत करना, उन्हें तो सैंटियागो जाना था, फिर वो क्यूरिको को क्यों इन्फॉर्म करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब फ्लाइट उड़ान भरती है, फॉर एग्जाम्पल हमें इंडिया से फ्रांस ट्रेवल करनी है, यहाँ से जब फ्लाइट उड़ान भरेगी तो यहाँ के ATC से कंट्रोल में होगी, यहाँ के ATC से वो परमिशन लेगी हर चीज़ों के लिए। इसके बाद ऐसा नहीं कि वो सीधा फ्रांस के ATC से कांटेक्ट करेगी, बल्कि बीच में जो भी देश आएंगे उससे वो लगातार कांटेक्ट में रहेगी। तो बेसिकली मेंडोजा से पहले क्यूरिको आता है, तो उन्होंने क्यूरिको के ATC को इन्फॉर्म करा कि वो 1 मिनट में क्यूरिको पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद, जहां उन्हें 11 मिनट लगने थे, वो 3 मिनट बाद ही सैंटियागो ATC को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि वो उतरने वाले हैं और उन्हें फ्लाइट को नीचे करने की अनुमति दी जाए। बेसिकली उतरने से पहले फ्लाइट को थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, तो उसके लिए वो परमिशन मांगते हैं और वो अपना लोकेशन सैंटियागो बताते हैं, जबकि ये पता ही नहीं था कि वो सैंटियागो में है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने जिन टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसे डेड रेकनिंग कहते हैं। डेड रेकनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो किसी फ्लाइट को पॉइंट A टू पॉइंट B जानी है और जिसमें उसे टोटल 2 घंटे लगने हैं। अब मान लो 1 घंटे बाद उससे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है आप वहाँ बता दोगे कि उसके आसपास मैं हूँ। तो उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उन्होंने ATC को वही जगह बताई, जबकि वो उस जगह पे थे ही नहीं। सैंटियागो के ATC को भी एक्चुअल में पता नहीं चल रहा था रडार के थ्रू कि वो कहाँ है, तो उन्होंने पायलट को फ्लाइट को 11,500 फीट तक उतारने की अनुमति दे दी, जबकि फ्लाइट अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में थी। पायलट जिनको इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस था, फिर भी उनको एहसास नहीं हुआ कि वो गलत है। जब ATC उन्हें फ्लाइट को नीचे करने की परमिशन दे देती है, फिर फ्लाइट नीचे आनी शुरू होती है और जब फ्लाइट नीचे आने लगती है तो उसमें टर्बुलेंस होता है। स्टार्टिंग में तो उन्हें नॉर्मल टर्बुलेंस लगा, लोग आपस में मजाक भी करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो चारों तरफ से पहाड़ में ही है और सामने है एक विकराल और बड़ा पहाड़ जिससे वो टकराने वाले हैं। तो फिर पायलट फ्लाइट को हाइट देना शुरू करते हैं और फ्लाइट अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। पायलट ने जहाज की ताकत इतनी बढ़ा दी थी कि वो पूरी सीधी हो जाती है और फिर थरथराने लगती है और उसमें जो ग्राउंड कॉलिजन अलार्म थे वो बजना शुरू हो जाती है। ग्राउंड कॉलिजन अलार्म होता क्या है, किसी भी फ्लाइट में ये एक तरह का सेंसर होता है कि जब वो ग्राउंड के काफी नजदीक आती है तो वो अलार्म बजने लगता है, जिससे पायलट को ये पता चल जाता है कि उसे फ्लाइट को हाइट देनी है, नहीं तो वो नीचे टकरा सकती है। और ये अलार्म बजते विमान में उपस्थित सभी लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी फ्लाइट पहाड़ को पार नहीं कर पाती, फ्लाइट ऊपर नहीं निकल पाती और 3:34 पर फ्लाइट पहाड़ से टकरा जाती है।
पहली बार फ्लाइट की जो पिछली पार्ट जिसे हम लोग टेल कहते हैं वो टकराती है, लेकिन पायलट दोबारा कोशिश करते हैं और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वो पहाड़ से दोबारा टकराती है और जो फ्लाइट की राइट विंग थी वो टूटती है और टूट के पीछे वाले पार्ट को इतनी जोर से वार करती है कि वो वाली पार्ट भी टूट जाती है और फ्लाइट से दूर हो जाती है। और उस पीछे वाले पार्ट में थे कुछ स्टेबलाइजर, सामान और उसके साथ 5 लोग, जिसमें एक नेविगेटर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 3 यात्री थे और उन 5 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि प्लेन की इंजन अभी भी चालू थी तो प्लेन में स्पीड तो थी और उसे 14,400 फीट पर लेके जाती है और वहां पर जाके फिर से पहली बार राइट विंग टकराई थी, इस बार लेफ्ट विंग टकराती है और वो टूट जाती है। अंदर जो लोग बचे थे उसमें कोहराम सा मच गया क्योंकि पीछे बहुत बड़ी छेद हो गई थी और उससे कोई भी यात्री गिर सकता था। इसलिए लोगों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी 2 लोगों का हाथ छूट जाता है और वो 2 लोग भी उस पहाड़ में गिरकर मर जाते हैं। अब तक टोटल 7 लोग मर चुके थे और फिर तीसरी बार 14,400 फीट की ऊंचाई पे विमान पहाड़ से टकराती है, लेकिन टकरा के रुकती नहीं है और उस ग्लेशियर में 220 मील पर आवर के हिसाब से वो 2,400 फीट तक नीचे आती है और नीचे एक बड़े से बर्फ से आकर टकरा जाती है और वो टक्कर इतनी भयानक होती है कि वो बर्फ की पहाड़ कॉकपिट को पूरी तरह से कुचल देती है और उसके जो मेन पायलट जिनके ऊपर सारे प्लेन का जिम्मा था, जो आगे चल के हेल्प कर सकते थे, ATC से कांटेक्ट कर सकते थे, इमरजेंसी हेल्प ले सकते थे, उनको फ्लाइट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी, उनकी मौत हो जाती है। और भयावह एक्सीडेंट से भी भयावह था प्लेन के अंदर के हालात। लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, करा रहे थे। कोई मर गया था तो कोई मरने की दुआ मांग रहा था। अंदर की कुर्सियां पूरी तरह से टूट गई थी, टूटकर फर्श से अलग हो गई थी। कई लोग दब गए थे, कई लोगों की हड्डियां टूट गई थी, कई लोगों के सर में चोटें आई थी। और इस सिचुएशन में सबको जरूरत थी एक डॉक्टर की और टीम के डॉक्टर भी प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे। और जब सारे लोग डॉक्टर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनके साथ उनकी वाइफ और 2 यात्री की भी डेथ हो चुकी है। और डॉक्टर के मरने के बाद जो उनकी मदद कर सकते थे वो थे को पायलट आवाज़ देते हैं एक यात्री, फिर वो कहते हैं कि मेरी पिस्तौल निकालो और मेरे को गोली मार दो क्योंकि यहाँ से कोई नहीं बचने वाला। यात्री उसे गोली नहीं मारता अब क्योंकि वो कॉकपिट में बुरी तरीके से फंस चुके थे और उन्हें चोटें भी आई थी, तो एक दिन बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। अब 45 में से कुल मिला के 31 लोग ही जिंदा बचे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, कई की हड्डियां टूट गई थी। पैराडो जिसके सर में फ्रैक्चर हो चुका था, सर में चोटें आई थी और वो 3 दिन तक बेहोश रहा था। वहाँ पर 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे जिनका नाम कैनेवा और गुस्तावो था। तो वो लोग सबकी हेल्प करना शुरू करते हैं। किसी एक के पेट में मेटल की रॉड चली जाती है तो वो लोग उस मेटल को रॉड को भी निकालते हैं, लेकिन उसके साथ उसके आंत भी बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी वो सबकी अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी मदद करने की कोशिश करते हैं। इधर जब चिली की ATC को विमान के गायब होने का पता चलता है तो फिर वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और रेस्क्यू डिपार्टमेंट 4 प्लेन के साथ सर्च करना शुरू करती है और वो उस जगह को सर्च करती है जहाँ पे उनके होने के चांसेस थे, बट वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है और रात भी हो जाती है तो वो सर्च ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। इधर पहली रात थी, कई लोगों के लिए आखिरी रात थी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाती थी जिसमें जिंदा रह पाना मुश्किल था। तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए अंदर जितनी भी कुर्सी टूट गई उसे साइड करते हैं, वहाँ पे जगह बनाते हैं और जहाँ जहाँ से ठंड आ रही थी उन जगह को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी पहली ही रात चोट की वजह से और ठंड की वजह से 5 लोगों की और डेथ हो जाती है। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, करा रहे थे। कोई मर गया था तो कोई मरने की दुआ मांग रहा था। अगले दिन रेस्क्यू टीम 4 के बजाय 11 हेलीकॉप्टर के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी करते हैं ताकि कोई भी जगह न छूटे। और इधर इन लोगों को ही भरोसा था कि रेस्क्यू टीम अपने फुल पोटेंशियल के साथ सर्च ऑपरेशन चलाएगी और उन लोगों को ढूंढ लेगी। हम लोगों को पता था कि वो आएंगे और हमें बचा लेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि रेस्क्यू टीम का जहाज उनके ऊपर से गुजरता है। ये लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, आवाज़ लगाना शुरू करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो लोग यहाँ हैं। और फिर रेस्क्यू वाले जहाज के विंग्स हिलते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग आपको बचाने आ रहे हैं, हम लोगों ने आपको देख लिया है। लेकिन काफ़ी टाइम तक वो वापस आते ही नहीं, ये लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी जहाज भी जाती है, फिर भी वो नहीं देख पाते, तो वो समझ जाते हैं कि वो लोग ऊपर ऊपर ढूंढ रहे होंगे। अब क्योंकि हम लोग स्लाइड करके काफी नीचे आ चुके हैं तो वो लोग हमें देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी हेल्प कर सके। तो फिर वो लोग सोचना शुरू करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो लोग हमें देख सके। तो फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग कुछ लिखते हैं, लेकिन लिखने के लिए इंक कहाँ से आए। तो वो लोग जो लिपस्टिक थी उसका इस्तेमाल करते हैं और प्लेन के ऊपर
SOS, जिसका मतलब होता है कि सेव आवर सोल। लेकिन इतनी लिपस्टिक थी नहीं कि पूरे तरीके से लिखा जाए और लिपस्टिक खत्म हो जाती है। तो फिर वो लोग और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर जो टूटी कुर्सियां वगैरह थी, जो सामान वगैरह थे, उससे उस बर्फ पे क्रॉस का निशान बनाते हैं ताकि दूर से दिख जाए। लेकिन रेस्क्यू टीम वालों ने वो भी नहीं देखा और इन लोगों का भरोसा टूट गया। प्लेन 2 बार आया और गुजर गया। हम लोगों ने साइन बनाया, चिल्लाए। हम लोगों को लगा कि उन्होंने हमें देख लिया है। हम लोग खुशियां मनाने लगे और समय बीतता गया। कोई भी हमें देखने नहीं आया और घंटे बीत गए, दिन बीत गए और कोई भी नहीं आया। जब उनको रेस्क्यू टीम वालों से हेल्प नहीं मिली तो वो लोग समझ चुके थे कि हमें यहाँ पे कुछ दिन और रहना पड़ सकता है और रहने के लिए उन्हें अच्छी खासी तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी। तो फिर वो फ्लाइट के टूटे हुए टुकड़े को एक छोटे से घर में तब्दील करने लगते हैं। टूटी कुर्सी, बर्फ और जितने भी सामान थे उसे वो पीछे जो कट गई थी उस छेद को बंद कर देते हैं। नीचे जो फ्लाइट के सीट के कुशन थे उसको यूज करते हैं, उससे नीचे बिछाते हैं। और पीने के लिए पानी भी नहीं था तो वो लोग एक मेटल प्लेट लेते हैं जिसे पे बर्फ डाल के धूप में रखा जाता है। धूप की गर्मी वजह से वो पिघल जाती थी, तो फिर उसे फ्लाइट के अंदर जो छोटा सा घर उन्होंने बनाया था उसमें लेकर आते हैं और फिर उस पानी को यूज करते हैं। उसके अलावा पहाड़ पे बर्फ पे विजिबिलिटी काफी कम होती है, उसके लिए उन्होंने कॉकपिट में जो सन विजन लगे थे उसको काटते हैं। उसके बाद जो बड़ा होती है उसके स्ट्रैप से, क्योंकि उसमें रबर होती है, और फिर तार, जो एरोप्लेन में जो तार थी वायर थी, उसको यूज करके एक चश्मा बनाते हैं ताकि उनकी विजिबिलिटी अच्छी हो सके। और उन्होंने खाना खाने भी कम कर दिए ताकि लंबे समय तक चल सके। कुछ लोग रहने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त पर वो थी दवा की, क्योंकि जो पराडो था वो 3 दिन तक लगातार बेहोश था। और जब वो बेहोशी से उठा तो फिर उसे पता चला था कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। उसकी बहन सुजाना गंभीर रूप से बीमार है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लगभग 1 सप्ताह बाद सुजाना की भी मौत हो जाती है। अब 45 में से कुल 27 लोग ही बचे और उन 27 बचे हुए लोगों के पास बनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि खाना खत्म हो गए थे। वैसे भी उनके पास 7 दिनों में खाने के लिए 8-10 चॉकलेट, कुछ बादाम, कुछ खजूर और 2-3 जैम के डब्बे के अलावा कुछ था भी नहीं। उस पहाड़ पर न कोई जानवर, न कोई प्लांट जिसको वो खाकर अपनी भूख मिटा सके। तो फिर वो परेशान होकर सीट को फाड़ना शुरू करते हैं। उसमें जो फोम होती है उसको खाने का भी प्रयत्न करते हैं। उसके बाद वो अपने जूते, लेदर के जो बेल्ट थे उसको खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके पेशाब भी काले होने शुरू हो गए थे। इस दौरान ये लोग ये भी प्रयत्न कर रहे थे कि किसी तरीके से हेल्प हो जाए, किसी तरीके से उन लोगों से कांटेक्ट करी जाए। इसी क्रम में वो देखते हैं कि एक रेडियो 2 सीटों के बीच में पड़ा हुआ है। तो फिर उनको आग जगती है। वो सोचते हैं कि अगर इसको किसी तरीके से ऑन कर लिया, इसको किसी तरह से चालू कर लिया, तो हो सकता है कि हम लोग अपनी बात उन तक कह पाए, हम लोग अपना मैसेज उन तक दे पाए। तो फिर वो रेडियो को चालू करते हैं। रेडियो को चालू करने के लिए एक बड़ा सा वायर लेकर आते हैं। प्लेन में वायर तो होता ही है, और एक लंबा सा वायर हाइट पे लेकर जाते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी पकड़ सके। और फिर रेडियो ऑन हो जाती है। और रेडियो जब ऑन करते हैं उसके बाद वो सुनते हैं कि उनके बारे में ही खबर चल रही है। और खबर में ये बताया जाता है कि वो विमान जो एंडीज की पहाड़ियों में कहीं पर खो गई थी, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। 23 अक्टूबर को हमने सुना कि पर्वत श्रृंखला में मौजूद उरुग्वे के विमान की खोज स्थगित कर दी गई। terminaron el intento de las tareas de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. Solo continúa la labor terrestre, los cuerpos de carabineros. सब कुछ खत्म हो गया था। यह भयानक था और विनाशकारी भी। ऐसा था कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको त्याग दिया। आप अब मौजूद नहीं हैं। यह बहुत 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 कठिन था। अब क्योंकि 24 विमान की इससे पहले भी उस पहाड़ पर एक्सीडेंट हो चुकी थी और कभी कोई नहीं बचा, तो ये लोग भी मर ही चुके होंगे। इनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस सर्च ऑपरेशन को बंद किया गया है और इनकी लाश को ठंड कम होने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद 2-3 महीने बाद ढूंढा जाएगा। और ये खबर जब विमान के अंदर पहुंची तो लोग टूट गए, चिल्लाने लगे, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। लेकिन तभी पेराडो अंदर आता है और वो कहता है कि दोस्तों, ये खुशी की खबर है, क्योंकि अब हमें बचाने कोई नहीं आएगा, तो हमें खुद से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पेराडो की बात पर खुद पेराडो को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के पहाड़ पर चढ़ना, वहाँ से निकलना नामुमकिन था। और उन सबसे भी ज़्यादा जरूरी था खाना, क्योंकि उन लोगों में इतनी एनर्जी नहीं बची थी किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर पाए।
तो वहाँ पे जो एक मेडिकल का स्टूडेंट था वो बताता है कि हमें ये सब कुछ करने के लिए, हमें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए अच्छे खाना की जरूरत होगी और उस खाने में हमें चाहिए होगा प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन की, हमारे शरीर को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो कि नहीं है हमारे पास। तब एक यात्री कहता है कि हमारे पास प्रोटीन है और वो भी बहुत सारा प्रोटीन है। तो लोग पूछते हैं कहाँ, तो फिर वो बताता है बाहर। उसका इशारा बर्फ पे पड़े हुए लाश पे था। लेकिन मानव मांस को खाने के लिए हाँ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पे रोमन कैथोलिक थे, जिनमें मानव मांस सेवन करने का मतलब ये होता है कि वो हमेशा के लिए नर्क में चले जाएंगे। उसके अलावा कोई लोग कानून का हवाला दे रहे थे कि इसको खाने से जेल हो सकती है। कुछ लोग उसके समर्थन में बाइबल का ही उदाहरण दे रहे थे, जिसमें ये लिखा था कि अपने दोस्त के लिए मरने से ज़्यादा प्रेम कहीं नहीं है। कोई इसे पाप बता रहा था तो कोई इसे वक्त की जरूरत। लेकिन डिस्कशन से निष्कर्ष पे आना जरूरी था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए जूते, सिगरेट के डिब्बी के अलावा कुछ नहीं था। हमने जूता खाने की कोशिश की, हमने सिगरेट खाने की भी कोशिश की, और अंत में हमें वह निर्णय लेना पड़ा जो हम नहीं लेना चाहते थे। पेराडो एक बुक में इसके बारे में लिखते हैं कि ऊंचाई पर शरीर की ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है। हम गंभीर रूप से भूखे थे और खाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी भूख इतनी ज़्यादा थी कि पूरे विमान में खाने की वस्तु को ढूंढा। हमने सामान से चमड़े के टुकड़े नोच कर खाए, जबकि हमें पता था कि वे फायदा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन भूख इतनी थी कि कुछ तो खाना था। हमने सीट के कुशन को फाड़ा ताकि कुछ खाने को मिले। हम सब समझ चुके थे कि हमारे पास खाने के लिए एल्युमिनियम, प्लास्टिक, बर्फ और पत्थर के अलावा कुछ नहीं। हम मानव स्वभाव के सबसे निचले स्तर तक गिर चुके थे, इसलिए हमने अपने दोस्त के शव को खाने का फैसला किया, जो हमारे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत था। यह हमारे लिए कोई झटका नहीं था। पेराडो, जिनकी माँ और बहन की मृत्यु हो गई थी, वो उन दोनों के लाश के पास बैठा था ताकि कोई और इसको खा न ले। अब क्योंकि उस मांस को खाना मुश्किल था, तो सबसे पहले उसे धूप में सुखाते थे। सूख जाने के बाद उसको खाते थे, जिससे खाना आसान हो जाता था। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ स्किन, मांस बस यही खाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसके दिल, फेफड़े, यहाँ तक कि उसके दिमाग को भी खा लिया। ऐसे ये भी नहीं था कि ये लोग इतने ज़्यादा बुरे थे, क्योंकि इन लोगों ने भी आपस में वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर हम लोगों में से किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग परमिशन देते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे शरीर को खा सकते हैं। हमने आपस में यह समझौता किया था कि अगर हम में से कोई मर जाएगा तो उसका इस्तेमाल दूसरे लोग अपना पेट भरने के लिए करेंगे। एक बुक में ये मेंशन भी करते हैं कि हमारे लिए मानव मांस को खाना आसान नहीं था। पहला टुकड़ा डलते ही मुंह मांस के टुकड़ों को फेंकना चाह रहा था। उल्टी आ रही थी। मेरा मन उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन शुरुआत में टुकड़े को बिना चबाए सीधा गले के रास्ते पेट में उतार दिया। उनकी खाने की समस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन खाना समस्या थी नहीं। समस्या था वहाँ से बाहर निकलना। उसके लिए उन्हें स्ट्रगल करना था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करें, जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ से उसकी बैटरी लेकर आए और फिर इसे आगे वाले पार्ट से कनेक्ट करें, फिर रेडियो ऑन हो जाएगा और रेडियो ऑन होने के बाद हम लोग डायरेक्ट ATC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इमरजेंसी हेल्प मंगवा सकते हैं। ये ऑप्शन बढ़िया था। लोगों को लग रहा था कि इससे हमारी जान बच सकती है। तो वहाँ से 3 लोग पीछे वाले पार्ट की तरफ निकलते हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट वगैरह थी नहीं। और जब वो निकलते हैं, निकलने के बाद एक तूफान आ जाता है जिसमें वो लोग नीचे धंसने लगते हैं और फिर वो बर्फ से निकलने की जितनी कोशिश कर रहे थे उतना ही नीचे धंसते जा रहे थे। इनके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर वो वहाँ से एक चेयर का इस्तेमाल करते हैं और उससे स्लाइड होकर नीचे दोस्तों के पास आ जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं या फिर इसी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जान बच सकती है। और फिर वो सोने की तैयारी करने लगते हैं ताकि कल जिंदगी के तलाश में निकल सके। लेकिन रात में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब तक वो संभलते और समझते कि ये आवाज़ कैसी है, वो लोग 3 फीट बर्फ के नीचे दब चुके थे। वो अवलांचे का शिकार हो चुके थे। उनको अवलांचे ने बुरी तरीके से हिट करा था। बर्फ अंदर तक आ गई थी। अंदर सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे ताकि उन्हें बर्फ से निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन फिर भी इस अवलांचे ने 8 और लोगों की जान ले ली। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि वो लोग बर्फ के नीचे दबे हुए थे, जहाँ पर हवा खत्म हो जाती, क्योंकि बर्फ के नीचे हवा आ नहीं रही थी। हवा खत्म होने के बाद सबकी मौत दम घुटने से हो जाती। विमान की छत पर 60 सेंटीमीटर बर्फ दबी हुई थी और हम 19 लोग उसमें रह रहे थे। तो इससे पहले कि हवा खत्म हो, पेराडो ने एक रॉड ली और रॉड से कॉकपिट की जो विंडो थी उसको तोड़ा। उसके बाद उन्होंने बर्फ में छेद करा। छेद करने के बाद वहाँ पे छेद हो जाती है और जिससे हवा आनी शुरू हो जाती है। 29 से 31 अक्टूबर तक वो लोग उसके अंदर ही रहते हैं।
लेकिन जब 31 अक्टूबर को बाहर निकलते हैं, किसी तरीके से सुरंग बना के बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर तूफान आ जाता है और फिर वो अंदर चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों तक अंदर ही रहना पड़ता है। लेकिन अंदर रहने में सबसे बड़ी समस्या आई थी कि जितने भी लाश जिसको वो खा रहे थे वो सब बाहर थे और बर्फ में दब गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब वो खाएं कहाँ से। तो जो 8 लोग अभी मरे थे, जिनके साथ वो कुछ किस्से शेयर कर रहे थे, आगे पीछे की लाइफ अपना दर्द साझा कर रहे थे, जो लोग उनके करीबी थे, उनके दोस्त थे, उनको ही खाना शुरू कर दिया। पैराडो एक बुक में लिखते हैं कि वो मांस बाकी से नरम और चिकना था, वो गीला था और खून से सना हुआ था और मुंह में डालते ही हमारा दम घुटने लगता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे खाया। हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो लोग जिंदगी की नहीं, मौत की दुआ मांग रहे थे। उन लोगों ने प्लान किया कि अब हमें बचाने कोई नहीं आने वाला, तो हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। और फिर उन्हें याद आता है जो को पायलट था उसने मरने से पहले ये कहा था कि ये क्यूरिको से निकल चुका है, मतलब कि चिली का गाँव शायद कुछ ही दूर है। तो फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें चिली का गांव दिख सकता है। लेकिन सच ये नहीं था, सच ये था कि वो अभी भी चिली के गांव से लगभग 90 किलोमीटर दूर थे। दिन बीतते गए और फिर गर्मी भी आनी शुरू हो गई थी, तो वो जगह जिसमें वो रह रहे थे और बर्फ के अंदर दब गई थी, वो बाहर आ गई। तो फिर जो भी बचे हुए लोग थे वो आसपास की जगह पता लगाने के लिए खोजबीन करना शुरू करते हैं। लेकिन वो डिहाइड्रेटेड हो चुके थे, शरीर में पानी की कमी थी, कुपोषण के शिकार हो रहे थे, हाइट पे रहने की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारी हो गई थी। तो फिर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा स्वस्थ लोग थे उनको रखा गया। उसके अलावा उस ग्रुप में एक मेडिकल स्टूडेंट को भी रखा गया और फिर वो 4 लोगों का ग्रुप बना। लेकिन एक लोगों को पैर में प्रॉब्लम थी, इसलिए 3 लोग ही खोजबीन करने निकल पड़ते हैं। 15 नवंबर 1972 वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे उस फ्लाइट का पिछला वाला पार्ट था। वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चॉकलेट्स, रम, किताबें और उसके अलावा कुछ सामान भी मिलती है। और जो सबसे अहम चीज़ मिलती है वो है बैटरी। वो रात भर वहीं पे रुकते हैं, वहीं पे जो खाना मिला था उसको खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और फिर अगले दिन आगे की तरफ निकलते हैं। लेकिन आगे निकलने के बाद वहाँ इतनी ठंड थी कि ये लोग मरने को हो गए थे। तो वापस लौटकर वो पीछे वाले पार्ट में आ जाते हैं और ये समझ चुके होते हैं कि इस पहाड़ को पार करना इम्पॉसिबल है, इस पहाड़ को पार किया ही नहीं जा सकता। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये जो बैटरी हमें पीछे वाले पार्ट में मिली है इसको ले जाकर आगे वाले पार्ट से कनेक्ट करें और फिर रेडियो को ऑन करें और ATC को कॉन्टैक्ट करके उनसे हेल्प मंगाए। इनके पास सिंगल ऑप्शन यही बचता है। तो फिर वो बैटरी निकालते हैं, लेकिन बैटरी का वजन ज़्यादा था, 24 kg का था, तो इन लोगों के लिए उसे ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना हम रेडियो को ही यहाँ पर ले आए, क्योंकि रेडियो लाना आसान था, वो हल्का था। तो फिर वो वही करते हैं, रेडियो को लेकर पूछ के पास जहाँ पे बैटरी थी वहाँ पर लेकर आते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। वो काफ़ी दिनों तक कनेक्ट करते रहते हैं, हर तरीके से कोशिश करते रहते हैं। वहाँ पे एक यात्री ऐसा भी था जिसको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, वो भी पूरी तरह से अपनी कोशिश करता है, फिर भी रेडियो कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बैटरी जो थी वो 24 वोल्ट DC सप्लाई देती थी, जबकि रेडियो को चलाने के लिए 115 वोल्ट की AC सप्लाई चाहिए थी। तो ये भी प्लान फेल हो जाता है। तो फिर वो वापस बाकी यात्रियों के पास लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है और ये लोग दब जाते हैं। उनमें से एक ने तो भरोसा ही खो दिया था। वो कहता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो मेरी वजह से तुम लोग भी मर जाओगे, तो मुझे मरने दो और तुम निकल जाओ। लेकिन फिर भी ये लोग उसे बचाकर किसी तरीके से वापस बाकी लोगों के पास लेकर आ जाते हैं। और उनके वापस आने पे पता चलता है कि 2 लोग और मर चुके हैं और उनके मरने की वजह चोट, भूख, डिहाइड्रेशन थी। और 11 दिसंबर को एक और यात्री की मौत हो जाती है जिसका नाम नुमा था और मरते हुए उसका वजन 25 kg ही था। तो फिर ये लोग और डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग अगर यहाँ से नहीं निकलते हैं तो कुछ ही दिनों में भूख से, बीमारी से या इन लोगों की तरह ही मारे जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में 45 लोग थे, अब यहाँ पर सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए थे। तो फिर वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने का निर्णय करते हैं, लेकिन निकलने के लिए तैयारी जरूरी थी। वो फिर पीछे वाले पार्ट पे जाते हैं। एयर कंडीशन पे जो कपड़े लगे हुए थे वो वाटर प्रूफ थे, उससे वो इंसुलेटेड बैग बनाते हैं ताकि रात के वक्त उसमें सोया जा सके, क्योंकि रात में इतनी ठंड थी कि वो ठंड से मर जाते। 3 लोग, कैनेसा, विजिटन और पैराडो, 12 दिसंबर को वहाँ से निकल जाते हैं। एक अल्टीमीटर से उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि वो लोग 7000 फीट पर है, लेकिन सच में वो 12000 फीट पर। उनके पास न कोई नक्शा था, न कोई क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, लेकिन उन लोगों का मानना था कि थोड़ी दूर बाद जब इस पहाड़ को पार कर लेंगे तो सामने चिली के गांव दिख जाएंगे। और फिर वो वही करते हैं, उस तरफ चलते रहते हैं और फाइनली 14000 फीट की पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। और फिर उन्हें इस बात का एहसास था कि जैसे इस पहाड़ को पार करेंगे, इस पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले पार्ट पे जाएंगे, तो उसके बाद हमें गांव दिखेंगे, किसी तरीके से हेल्प मिल जाएगी। और फिर वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद देखते हैं तो ये लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे, वहाँ पे कोई गाँव नहीं था।
और फिर इनके पास मौत के अलावा दूसरा विकल्प कुछ नहीं बचता। हमें खबर मिली कि वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और दूसरी ओर देखा। ग्रीन चिल्ली के गांव जैसे कि हमें लगता था, उसके बजाय उन्हें दिखा एक दयनीय और अव्यवस्थित भरम। वहाँ गांव नहीं, वहाँ अगर था तो था पहाड़ और सिर्फ पहाड़। तो फिर ये लोग थोड़ी देर तक सोचते हैं। अब क्योंकि उनके पास खाना बहुत कम बचे थे तो वो विजिटर को वापस यात्रियों के पास भेज देते हैं ताकि खाना लंबे टाइम तक चल सके। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब यहाँ से निकलने के लिए इस पूरी पहाड़ को, ये जो घाटी दिख रही है उसको पार करेंगे, जो करना बिल्कुल मरने जैसा था। पेराडो कैनासा से कहते भी है कि मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं मौत के पास जाकर मरना पसंद करूँगा। तो फिर कैनासा कहता है कि पेराडो, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों ने मौत से बदतर जिंदगी देखी है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों साथ मरते हैं। और फिर वो लगातार चलना शुरू करते हैं। लगातार 7 दिन चलने के बाद उन्हें एक जगह छोटी सी नदी की एक धारा दिखाई देती है और इस नदी के किनारे 2 दिन और चलते हैं। टोटल 9 दिन तक लगातार चलने के बाद, जिसमें वो कई बार तूफान आते हैं, हर तरीके से हर प्रॉब्लम का सामना करते हुए 9 दिन बाद एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें दिखता है कि यहाँ पे इंसानी लाइफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ कुछ गाय दिखती है, खाली सूप के डब्बे दिखते हैं। लेकिन कैनासा 9 दिन तक चलने के बाद इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो आगे चल पाने में असमर्थ थे। तो फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं और पेराडो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू करता है। और तभी वो देखते हैं कि सामने नदी के उस तरफ एक घोड़े पे 3 लोग सवार होके आ रहे हैं। तो पेराडो जोर जोर से आवाज़ देना शुरू करते हैं, लेकिन नदी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग सुन नहीं पाते। वो बस इतना ही कहते हैं, टुमारो, यानी कि कल। वो लोग कल फिर आते हैं और फिर एक पेपर उसके साथ पेंसिल पत्थर में बांध के इधर पेराडो की तरफ फेंकते हैं। और फिर पेराडो उसमें लिखते हैं कि मैं उगवेवासी हूँ और एक हवाई जहाज से आए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हम 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। वहाँ पर मेरा एक घायल मित्र है। विमान में अभी भी 14 लोग घायल हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना है और मुझे नहीं पता कि कैसे निकलना है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। आप हमें लेने कब आओगे प्लीज़? अब हम चल भी नहीं सकते। नदी के इस तरफ वाला इंसान जब उसको पढ़ता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि उसके किसी रिश्तेदार ने पूछा था और इस हवाई दुर्घटना के बारे में बात भी करी थी। सामने वाला इंसान उसे कुछ रोटी वगैरह भी फेंकता है ताकि वो खाना खा सके और फिर वो हेल्प करने चला जाता है। और फिर वो नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर ये बताता है। तो फिर बचाव कर्मी के जो लोग थे वो सारे इनके पास आते हैं और पेराडो को लेकर उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे बाकी लोग फंसे हुए थे। अब क्योंकि ये लोग 2 हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं तो सारे लोगों को निकाल पाना वहाँ पे संभव नहीं होता है। तो पहले दिन कुछ ही लोगों को निकाला जाता है, बाकी 8 लोगों को अगले दिन वहाँ से निकाला जाता है। और फिर 23 दिसंबर 1972 को पूरे 72 दिन के बाद बाकी लोगों को ही बचा लिया जाता है। हालांकि उस रात वो अकेले नहीं होते, बचाव कर्मी दल के भी 4 लोग उनके साथ रात में रुकते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। और उसके अलावा उन्हें खाना वगैरह भी दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की हड्डी वगैरह टूट गई थी, सबका इलाज होता है। लेकिन जब ये खबर बाकी दुनिया में फैलती है, ये लोग बचने के लिए अपने दोस्तों के मांस को खाया है, उसके बाद दुनिया 2 भागों में बट जाती है। कोई विरोध कर रहा होता है तो कोई समर्थन। लेकिन जब ये लोग बाहर आकर बताते हैं कि हम लोगों ने भी ये सोचा था, हम लोगों ने भी ये वादा किया था कि हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे दोस्त हमारे शरीर का भी इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है। और जो लोग मर गए थे उनको उसी पहाड़ पे दफना दिया जाता है पूरी रिचुअल्स के साथ। उनमें से 13 लोग ही थे जिनकी बॉडी मिल पाई थी, बाकी लोगों के सिर्फ हड्डियाँ वगैरह मिली थी। मतलब उन लोगों को इन लोगों ने शायद खाकर ख़त्म कर दिया था। और इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि उसमें जो एक यात्री था उसकी इच्छा ये थी कि उसे अपने घर दफनाया जाए। जब ये बात उसके पापा को पता चलती है तो फिर वो उससे सेटिंग करते हैं जिन्होंने वहाँ पे दफनाया था, और उसकी जो बॉडी थी उसको चिन्हित करवा लेते हैं। और फिर वो बाद में उसको चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर कोर्ट उन्हें उस बॉडी को सौंप देती है, उनको सजा भी नहीं देती है और फिर उसे दफनाया भी जाता है उसके अपने गांव में। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। बाकी और भी कई सारे किस्से हैं जो कि मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। अगली कहानी मैं करने वाला हूँ जो इंडिया की है, जहाँ पे एक साथ 350 लोग मारे गए थे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ बुरी लगी है तो कमेंट करके बता देना। और कमेंट में ये भी बताना कि उन लोगों ने मांस को खाया तो वो कितना सही था या गलत था, ये भी आप बता सकते हो। और आप वहाँ पे तो घूमने भी जा सकते हो, 3-4 दिन की ट्रैवल लगती है। लोग वहाँ पे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गई है वो, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।